अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक और मॉर्निंग आपकी फ्रेश करने के लिए आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं जनाब। जी तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है आपका भी बड़ा फेवरेट होगा और हो इसमें एक चीज़ आपकी भी यकीनन फेवरेट होगी। दो चीज़ों का मैं आपको ऑप्शन दूंगी, एक है अखबार और एक है ट्रांसमिशन। जैसे सुबह सुबह नाश्ते के लिए कुछ घरों में देखा जाता था कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी तरह एक टाइम था जब नाश्ते में अब्बा के लिए अखबार बहुत ज़रूरी होता था। अगर उन्हें अखबार नहीं मिलता था तो उनका तो नाश्ता जैसे गले में अटका रह जाता था। और अगर उनको एक टाइम था जब सुबह 6 बजे अखबार वाला अखबार फेंक के चला जाता था, तो सुबह जब हम देखते थे कि हम उठते थे तो देखते थे जी अब्बा अखबार पढ़ रहे होते थे। अब इन चीज़ों की जगह ले ली है ट्रांसमिशन ने, जो लाइव ट्रांसमिशंस होती हैं, मोबाइल होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों की जगह ले ली है। लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी अखबार पढ़ी जाती है, लेकिन उसका ट्रेंड काफ़ी कम हो गया। अगर हम अखबार को देखें तो उसके अंदर हर एज ग्रुप के लिहाज से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्टिव ज़रूर होती थी। अगर हम बड़ों का देखें तो उसमें सियासत की कोई खबर होती थी। अगर हम बच्चों का देखें तो उसमें बच्चों की कोई कहानियाँ, कोई स्टोरीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें शाया होती थी। अगर हम ख़वातीन का देखें तो उसमें कोई सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई खबर या फिर फैशन से रिलेटेड कोई खबर होती थी। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो उसमें ट्रांसलेशन में अम्मा को बहुत मसरूफ़ कर दिया है। जहाँ सुबह अब्बा ने अखबार लेके नाश्ता करना है, वहीं आज अम्मा ने ट्रांसमिशन चला के ऑन करके आगे बैठ के नाश्ता करना है। अगर ट्रांसमिशन लाइव नहीं है, अगर वो रिकॉर्डेड है, तो भी उनको मज़ा नहीं आता जी। उन्हें हर चीज़ वेल मेंटेन और टाइमली चाहिए। तो इसी तरह लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम एक बात देखें कि जहाँ हमें अखबार में अगले ही मॉर्निंग में सुबह नई खबर देखने को मिलती थी, तो सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है। आप अगर 2-3 सेकंड के बाद भी दोबारा से मोबाइल अपना ऑन करते हैं तो एक नई स्टोरी तहलका खेज़ तरीके से आपके सामने पेश की जाएगी। बस एक स्टोरी किसी ने लगाई है तो दूसरों ने बस हैशटैग करके उसको लगाते रहना, अपने पेजेस भर देने हैं। वो नहीं देखते ये चीज़ सच्ची है या झूठी है, जो भी है बस उन्होंने अपने पेजेस भरने हैं और हैशटैग करके लगाए जाना है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि इस स्टोरी से किसी की ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। तो इसी तरह जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे क्या वो डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इन दोनों में से किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं और उनके घर में भी अखबार पढ़ी जाती थी और क्या वो भी लाइव ट्रांसमिशन देखती हैं, देखना पसंद करती हैं या देखना लोगों को कहेंगी जी वो देखें आप, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपको एन्जॉय भी मिलेगा, नए-नए फैशन के ट्रिक्स भी मिलेंगे और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत तो मौजूद हैं, उनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत एहतराम और एक कहते हैं इज़्ज़त वाला शोबा है। वो शोबे में बात कर रही हूँ शोबा तालीम की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सैयदा अज़रा बतूल साहिबा। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी टीचर हैं, लेकिन एक कॉलम निगार भी हैं, उसके बाद एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है हवीरस मुगल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से मैम हमें टाइम दिया। आप बताएँ कि ट्रांसमिशन या अखबार, आप किसको प्रेफ़र करती हैं? जी, ये आपने बड़ी अच्छी इसकी तमहीद बांधी है कि दौर बदल गया है, ट्रांसमिशन ने ले ली अखबार की जगह। तो डेफ़िनेटली जो पुराने लोग हैं वो अखबार को पढ़ना पसंद करते हुँ, हैं। और जो नए लोग हैं वो शायद अखबार से उनका बहुत कम तल्लुक़ हाँ, है। बिल्कुल। तो इसलिए वो ज़्यादा मोबाइल है हुँ, और अपडेटेड रहते हैं, हुँ, हर चीज़ आपके सामने हुँ, आ जाती है। हुँ, तो अखबार में जैसे आपने बताया कि वो खबर आएगी अगले दिन, अगले दिन आएगी। और सोशल मीडिया में वो खबर उसी वक़्त आती हाँ, है, बिल्कुल। उसी मोमेंट आ जाती है। अभी वो तस्दीक भी नहीं होती, उन्होंने लगा देनी है, जी, तस्दीक वो बाद में होगी तस्दीक न्यूज़ की। बाद में होगी। तो ये मेरा ख़्याल में जो न्यू जनरेशन है, न्यू टाइम्स की न्यू डिमांड्स हैं, हुँ, तो अब सोशल मीडिया के दौर में अखबार बहुत कम पढ़ा जाता हुँ, है। और जब हमारा भी जहाँ तक तल्लुक है कि हम अखबार जाते ही पढ़ते हैं, तो टाइम नहीं होता सुबह अखबार पढ़ने, हुँ। क्योंकि हमारी असाइनमेंट्स इतनी होती हैं, हाँ, काम बिल्कुल। इतने होते हैं कि हुँ, हम सुबह सबसे पहले वो जो काम रात को छोड़ा होता है, हुँ, सो जाते हैं, हुँ। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। और जी। क्योंकि हमें पता है कि हमारे मोबाइल में हर खबर आ हाँ, जाएगी, बिल्कुल। और अगर नहीं भी आई तो साथ वाले लोग ही आपको बता देते बिल्कुल, हैं अब ये तो देखो। ग्रुप्स बने हुए हैं जी, कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको ग्रुप्स में जी, सेंड कर जी, देते हैं, आपकी नॉलेज में नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल, से देखें। बिल्कुल। हवीर साहब क्या कहेंगे इस बारे में, अखबार या ट्रांसमिशन? देखें, जब अगर हम बात करते हैं 90s की डेकेड की, हुँ, तो उस वक़्त तक ये था कि क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना नहीं आया था, ये हम हुँ, देखते हैं 2008 के बाद फ़ेसबुक हाँ। और इस तरह से सोशल मीडिया भी और डिजिटल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है। हुँ, जहाँ चीज़ें एडवांस हो रही हैं, वहाँ हमारे पास उस तरह से लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग नहीं हो हुँ, रही। जैसे मैम ने और आपने बात की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी खबर की तहकीक किए बगैर उसको पब्लिश कर देना, और वो बिल्कुल। फिर इस तरह से सोशल मीडिया और सब मीडिया हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स पे राउंड कर रही होती हुँ, है कि यू जस्ट
क्या कहते हैं कि लॉस दैट थिन लाइन बिटवीन द रियलिटी और वो जो एक स्टेज ड्रामा है वो, तो वो नैरेटिव ऐसे चुटकियों में बदल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि प्रिंट मीडिया जो था वो एक रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ डिलीवरिंग द न्यूज़ था, लेकिन जहाँ तक अब डिजिटल मीडिया उसमें बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे बिल्कुल तहकीक ऐसा के ही साथ है, काम ऐसा कर रहे ही है, हैं। तो ऐसा मेरे ही ख्याल में बदलाव जो है वो ज़रूरी होता हाँ, है, बिल्कुल। अडेप्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना अपनी चाहिए कि लिमिट्स को, और जो खबर हम लगा रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे जो एक स्टोरी है उसको सही तरीके से पेश किया जाए, रिसर्च लोगों के बिल्कुल सामने एक मेम्स बनाने के लिए, अपने लाइक्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए जो है उसको गलत तरीके से और तहलका खेज बना के पेश करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, सॉरी आई वुड लाइक जस्ट टेक अनदर वन, कि दूसरा पॉइंट ये है कि अब हमारी जो जनरेशन है, इवन दो द जनरेशन दैट आई बिलोंग टू, हमारे अंदर पेशेंस ख़त्म हो गया है। हाँ, मैम इस बिल्कुल। बात को जो है बहुत ज़्यादा इंडोर्स करेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग चाहते हैं कि बस 10 सेकंड के अंदर हमें फ़ौरन से कॉन्सेप्ट मिले गूगल से और हम उसको डेफिनेशन को लगा दें, और हम वेट नहीं करेंगे उसको लॉजिकली खुद से जो है हाँ। सोचेंगे नहीं उस पर कि क्या चीज़ कैसे हो सकती बस है। जहाँ सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी दी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारी उसके नेगेटिव भी हैं, बिल्कुल, पॉजिटिव भी, लेकिन हमें पॉजिटिव जो है उसके पॉइंट्स को पिक करना तो चाहिए। वो ये है कि हम सीखेंगे मैच्योरिटी हाँ, के साथ बिल्कुल कि किस ऐसे तरह ही, से उसको यूज़ ऐसे ही। करना है। मैडम आप बताएं कि अपनी लाइफ के बारे में और अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय एजुकेशनल करियर आई बीन वेरी पैशनेट स्टूडेंट। और मैंने प्राइमरी 5th क्लास में स्कॉलरशिप दिया, 8th क्लास में भी स्कॉलरशिप दिया, मैट्रिक में आई फिनिश्ड माय मैट्रिकुलेशन विद 3rd पोजीशन इन बोर्ड। और फिर मैंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी विन किया, क्योंकि पोजीशन होल्डर्स को मिलता है। उसके बाद मैंने एफए किया, उसमें भी बोर्ड में मेरी पहली 10th पोजीशन के अंदर थी। ठीक है। और फिर ग्रेजुएशन मैंने किया, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर किया यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आपको पता है द मदर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी है। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं वहाँ एडमिशन लिया, अपनी डिग्री को कंप्लीट किया, और वहाँ से आपको पोटेंशियल मिला कि आपने इन्विगोरेट किया, आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया, आपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया। तो डेफिनेटली वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया। उसके बाद जी मैंने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई, और मैंने लेक्चरशिप के लिए जो है उसे किया, अप्लाई किया। ठीक है। ये सीट्स 7 इयर्स के बाद आई थी। तो आप देखें कि 7 इयर्स के कॉम्पिटिटर्स को आप compete कर रहे हैं, और इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी टू अनाउंस के 12 सीट्स थी ओपन मेरिट पे, और उस पर 5 तो मेरे क्लास फेलोज थी जिनकी ठीक है। फीमेल में जो सिलेक्शन हुई। तो बड़ा अच्छा बैच था हमारा। और कॉलेज में आते ही आपने जो पढ़ा होता है प्रैक्टिकली, आपके ख्वाब होते हैं कि आप कौम की जिम्मेदारी आपको मिली है, आपने पढ़ाया। मैंने कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बेसिकली शौक था, और मैं ओवर टाइम लगा कर भी पढ़ाती थी। तो कुछ सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे नॉलेज को मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने एमफिल में एडमिशन लिया बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से आई वाज डिक्लेयर्ड एज गोल्ड मेडलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मेरे क्रेडिट जाता सारे मेरे टीचर्स को। डॉक्टर शाहनवाज मलक साहब हैं, डॉक्टर करामत है, मैं उनका नाम नहीं हूँ, डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, और डॉक्टर जो है वो तौसीफ़ इज़्ज़त हैं। वो बहुत ही शफीक और बहुत ही ऐसे टीचर्स हैं कि जिनसे हम सीखते हैं। तो उसके बाद ये मैं यहाँ बताना मुनासिब समझूंगी फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स कि जब मैंने एडमिशन लिया तो हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर करामत, उन्होंने कहा जी आप लेक्चरर हैं तो लेक्चर तो आते ही नहीं हैं, आप जो है ना वो हमारी वो सीट ख़राब करेंगे। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि वंस आई गेट एडमिशन यू विल सी दैट आई विल टॉप। तो मैंने एक चैलेंज उनके सामने कर दिया। तो फिर आखिर पे उन्होंने, जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, तो तब उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये हमारी जो है वो हमारा जो मर्द मुजाहिद है। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने इतना अच्छा टाइटल दिया, और वो समझते थे कि ये चैलेंज को कबूल करती है। तो उसके बाद फिर देखें, जब एमफिल कर लिया तभी भी आपकी प्यास तो नहीं हुई थी। फिर मेरी सिलेक्शन होगी बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी में। सही। 3 कंपेटिटर्स से हम 2 पीएचडी थे और एक में एमफिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में और सारे मार्क्स सबसे टॉप पे मेरे आए। आई गॉट सेलेक्टेड देयर। और उस वक्त भी वाइस चांसलर थे डॉक्टर जफरुल्लाह, उन्होंने, हमारी पार्टी थी उसमें, उन्होंने कमेंट्स दिए कि अजरा यू शुड नो दैट यू आर प्योरली सिलेक्टेड ऑन मेरिट। तो आई वाज सरप्राइज दैट 2 स्टूडेंट्स जो पीएचडी के उनको compete करके आ पा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आई, तो आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कुछ आपको जाने के लिए आगे जो है वो करना पड़ता है। मसलन आपको पीएचडी करनी पड़ती है। तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया, और वहाँ पे भी टॉप में लिस्ट में मेरा नाम था।
और जो हमारा एडमिशन था, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही टॉप पोजीशन में जो है पीएचडी किया, और आई केम बैक टू बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी टू सर्व माय स्टूडेंट्स। तो ये एक सफ़र है। इसके दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबियाँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में मेरी, और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज जर्नल में छपे हुए हैं। तो मैं क्वालिटी को हमेशा जो है वो प्रेफर करती हूँ। जैसे आप मैम कह रही हैं कि मैंने हर चीज़ को बहुत इजीली अचीव किया, आपको कोई मुश्किलात कौन सी स्टेज पे आके आपको लगा कि हाँ आपने होप छोड़ दी हो और आपको आपके टीचर्स ने पुशअप किया हो कि नहीं जी आप कर सकते हो, आपको एक टाइटल दिया है हमने मर्द मुजाहिद का, तो आपने ये करना है, जी ऐसा कोई स्टेज आया आपकी जी, स्टडी के दौरान? आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। नथिंग इज अचीव्ड विद एनी ईज, यू नो दैट चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जैसे बिल्कुल नजर ऐसे आती ही है, है, क्योंकि ऐसे ही आपके सामने मेरी सीवी आ गई, हाँ। आप समझेंगे कि काम बड़ा बिल्कुल, आसानी से हो गया। ऐसे ही। अगर स्कूल से देखा जाए तो कॉलेज तक देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पता प्रॉब्लम्स है, को एजुकेशन है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मास्टर तो हमारे बहुत कम लोग जो है वो मास्टर में बिल्कुल। बच्चों को एजुकेशन में करवाते थे एडमिशन, बट हमारी फैमिली में ऑलरेडी पढ़े थे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली है बहुत ज़्यादा इसीलिए मेरी। भी आपको फिर मुश्किलात जी, नहीं हुई। लेकिन इवन देन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बड़ा रिजर्व हम लोग रहते थे। ये आजकल जो स्टूडेंट आपको नजर आते हैं इतने ओवर हो गए हैं, हम इतने ओवर नहीं थे। हम बड़ा मतलब ये कि मेल्स, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जितने क्लास फेलोज थे वो जब मुझसे बात करते थे तो मुझे हमेशा कहते थे एक्सक्यूज मी मिस अजरा। तो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि दे कीप अ वेरी हैंडसम डिस्टेंस, क्लास फेलोज का भी एक रिगार्ड करते थे। और मैं कहती हूँ कि वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक रिस्पेक्ट का जो रिश्ता होता है इससे बड़ा कोई रिश्ता तो नहीं। आजकल स्टूडेंट्स में आप क्या देखती हैं? आजकल तो वो मेरा ख्याल है ऐसे तो नहीं वो बुला सकते, एक्सक्यूज जी मी नहीं, वाला वो तो बहुत कहते लेवल हैं पीछे रह गया। ओए ई अरे, वो इस तरह के कमेंट्स दे रहे होते हैं और इतने फ्रैंक होते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ कि कभी हम शायद अपने बहन भाइयों से भी इतने फ्रैंक नहीं होते। तो मैं ये समझती हूँ कि हर रिश्ते में एक जो तकद्दस है वो एक फासला है, वो होना चाहिए। अदरवाइज आपको वो कोई भी अगला बंदा जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है और फिर वो आपकी इज्जत उसके दिल में नहीं हो बिल्कुल सकती। ऐसा ही है, सही है। हवीरा साहब आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या आपने स्टडी की है और आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? मतलब आई जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल जर्नी, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। हाँ बिल्कुल। तो आई हैव ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और मैं आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। और बचपन से बस एक शौक था परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो वो स्कूल के दूसरे दिन ही मैं पटाखा सा फोड़ा था, तो मैंने पहले दूसरे दिन जाके मैम से कहा जी मैंने वहाँ जाके परफॉर्म करना। तो उन्होंने बुला लिया घर से पेरेंट्स में से अब्बा जी को। तो डैडी जो हैं वो अब वहाँ जाके बैठे हैं और मैम ने उन्हें बताया कि जी आपका बेटा कहता है हमने परफॉर्म करना है। अब डैडी एक नज़र मैम को देखें और फिर मुझे देखें, कितने फिर जो कहता है करवाएं इसे। तो देयर वाज अ मोमेंट, डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ के वो जो एक खुदा की तरफ से एक सलाहियत रखी गई थी और अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया और बहुत अच्छे टीचर्स मिले। तो उसके साथ फिर मैंने तब से परफॉर्म करना शुरू किया और से डिबेट्स और ड्रामास और सीरियस डिसेंट थिएटर और वो सारी कुछ करते करते। ठीक हो गया। अब आप आगे मजीद बताएंगे ना। मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि आप देखने वालों को बताएं विच थिएटर आर यू डूइंग? बात ऐसे है कि बेसिकली हम वो थिएटर करते हैं जो सोशल चेंज लेके आता ठीक है। है। क्योंकि जब हमारे माइंड में या किसी भी तरह से थिएटर की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिएटर आता है जो आजकल हम हर जगह हाँ, देख रहे बिल्कुल। हैं, जो कि थिएटर का जिससे लेना देना ही नहीं है। थिएटर कहाँ से इवॉल्व होता है कि वो नौटंकी हुआ करते थे, छोटे छोटे मेले होते थे, लोग जाते थे, स्ट्रीट थिएटर्स करते थे, जिनको अब हम स्ट्रीट हाँ, थिएटर कहते हैं। बिल्कुल। उस टाइम तो नौटंकी और इस तरह हाँ, के चीज़ें नौटंकी थी। होती थी। अब और फिर लोग क्या उसको होता बड़े है शौक से देखते थे। एग्जैक्टली, और दैट वाज अ वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑल अराउंड। लाइक वो आप एक नैरेटिव लेके जाते थे, इस्लाही सबक देते थे उसमें, डिफरेंट तरह की जो सोसाइटी की ही स्टोरीज होती प्रॉब्लम्स थी जो होती थी उसको उनको हम बड़े अच्छे हाँ, तरीके ठीक से है। जी डिपिक्ट कर रहे होते थे। ठीक है। लेकिन फिर वो एक दूसरा तरह का थिएटर आया, क्यों? क्योंकि वही बात, पॉलिसी मेकिंग नहीं, लॉ मेकिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। तो मैं जो थिएटर करता हूँ वो उसमें हमारे बड़े ही अच्छे ड्रामा निगार हैं, बहुत फेमस उर्दू के, जैसे कि मंटो साहब हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं, और इस तरह के सारे जो सीरियस थिएटर लिखते हैं जिनके थिएटर को पढ़ के सबक और इस्लाह मिलती है। जिनके जैसे नाम को भी देख के लोग आते हैं देखने के लिए कि इसमें यकीनन कोई ना कोई स्टोरी और या और मैसेज होगा हमारे लिए। लेजेंडरी उन्होंने राइट अप किया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस तरह का दोबारा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में एक यही वजह थी जो मैम कह रही थी कि अब आज के बच्चों के अंदर वो इज्जत और वो वैल्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में पीटीवी के अलावा और कोई चैनल नहीं देखने की इजाज़त थी। केबल भी बाद में लगी जब हम सब बड़े हो चुके थे। मैं यूनिवर्सिटी में था तब हमारे घर में डैडी ने अलाउ किया कि केबल लगेगी। तो तब तक हम पीटीवी देखते हुए बड़े हुए, इशफाक अहमद, बानो कुद्सिया, इनके एक मोहब्बत सो अफसाने, वो उसके बाद डिस्कशन होना।
तो वहाँ से एक वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड ऑन होती हैं, और वो जो मैम कह रही थी कि बुलाने का, बात करने का तरीका होता है, तो वो था। अब क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप 20 सेकंड की वीडियो है वो हाँ। देखिए और स्वाइप किया, तो वो पेशेंस ख़त्म हो गया, टॉलरेंस ख़त्म हो गया। तो फिर मैं थिएटर जो कर रहा हूँ उसमें मंटो साहब हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं, उसके अलावा कृष्ण चंद्र जी हैं, ठीक हो उन गया। सब के मतलब थिएटर लिखे भी जो अफसाने हैं उनको ड्रामाई तश्कील दी, डायरेक्ट किए। और क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो लाहौर से है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने सही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सही। की, तो आपको पता है लाहौर एक कल्चरल हब है। और दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है, बिल्कुल यानी कि दो एक डिफरेंट आपने वर्ल्ड्स। इतना अच्छी आपने स्टडी की, उसके बाद आप एक थिएटर में अगर आ गए, तो फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज या कोई जैसे कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या करके सारा पढ़ा लिखा जो है वो ख़राब कर रहे हो, ऐसे कुछ सुनने को मिले जुमले? हाँ, मतलब ये आपको पता है हमारी जो मशरकी और ब्राउन फैमिलीज़ होती हैं उनमें ये होता है। अब बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई हैव बीन डूइंग जॉब इन अ फील्ड, लेकिन उसके पैरेलल अब वो जो अपनी रूह की तस्कीन और उसको एक जो आर्टिस्ट है उसकी जो तशनगी है उसको मिटाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये आप आप आर्ट बिल्कुल के सी साथ। बात है कि एस्थेटिक सेंस जिस बंदे में होती है, जी, जी। वो पोएट्री हो या म्यूज़िक हो या कोई और अदब के और टाइप्स हो, लिखना हो, बोलना हो, ये सारी चीज़ें एक बंदे के अंदर जो पोटेंशियल होता है, बिल्कुल। उसे कोई जो है वो बाहर निकालने के लिए, उसे कोई अपने एक्सप्रेशन के लिए उसे कोई ना कोई जो है प्लेटफॉर्म फोरम होता है, चाहिए। सही है, तो सही है। डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है और ये होनी भी चाहिए हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे की। ही है। तो मैम आप बताएं कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज है? जी, सबसे पहले एक अच्छे उस्ताद की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए कि वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और अप टू डेटेड नॉलेज के साथ उसे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि उस्ताद जो है वो उसे अपने नॉलेज को अपडेट भी करना चाहिए। फिर वो अपने स्टूडेंट को जो आगे उनके बैठे हैं उनके माइंड्स को देखकर वैसा ही उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मल्टी फैसेटेड जो एरियाज हैं उधर से लोग आते हैं, डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट तरबियत याफ्ता। ऐसे ही है। तो आपको हर एक को उनके माइंड को पढ़ने के बाद उनसे डील करना चाहिए। फिर अच्छा उस्ताद जो है वो कंपैशनेट भी होता है, यानी वो सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाया, हाँ, बिल्कुल। वो मेंटोरिंग करता है, अगर किसी के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करता है। और एक अच्छा उस्ताद, उसकी अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी में इतना चार्म होना चाहिए कि लोग आपके पास पढ़ना चाहें। अच्छा वेल स्पोकन होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और स्टूडेंट को इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए कि वो स्टूडेंट का पढ़ने को दिल करे, कि ये ना कहे कि ये क्लास बोर हो। मसला मेरी क्लास में स्टूडेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जब 1 घंटा या 1.5 घंटा गुजर जाता तो वो कहते हैं कि मैडम हमें पता ही नहीं चला। सो यू शुड कैच अप द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स और उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट इनोवेशन करनी चाहिए। यानी आपको पता कि ये बंदे ऐसे कंट्रोल नहीं करते, उनको ऐसे बिल्कुल करना, ऐसे ही। आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए। और स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप कौम के बहुत बड़े एसेट हैं और आप को हमने आगे लेके जाना है, आपको मेहनत करनी चाहिए और उनको अखलाकियात भी सिखानी चाहिए। तो अब इस सारे के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या उस्ताद इस काबिल है कि वो बच्चों को बता दें, क्योंकि हमें वो कोई बात नहीं करनी चाहिए जो हम खुद नहीं करते। जब आप खुद नहीं करते, यू से एक्स एंड डू वाई, द स्टूडेंट विल से दैट ही डज नॉट फुलफिल हिज वर्ड्स, सो वो कभी भी वो बात नहीं मानेंगे। तो आपका किरदार के अंदर वो चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, तब आपकी ज़बान में तासीर होगी। और मैम टीचर के अंदर पेशेंट कितना होना चाहिए? पेशेंस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप हज़रत अली करमल्लाह वजहो का कॉल है कि जाहिल से ऐसे बात करो जैसे एक तबीब किसी मरीज से बात करता है। तो और दूसरी बात ये कि जाहिल को आलम की कदर नहीं होती, क्योंकि वो कभी आलम रहा नहीं, लेकिन आलम को जाहिल की कदर होती है क्योंकि वो कभी जाहिल रहा होता है। ये भी मौला अली का कॉल है। तो अब बात ये है कि मैं ये समझी स्टूडेंट मेरी तरह ही होगा, इसके अंदर ये ना उसके वो तजर्बे हैं, ना वो इल्म है, ना उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो आप जैसा ही हो जाए। आप ऐसा बने कि वो आपकी तरह बनना चाहे। हाँ, उसकी विश हो। हाँ, ये एक कोटेशन है बड़ी अच्छी इंग्लिश की कि मैं स्टूडेंट को सुनाती हूँ हमेशा कि आप आ टीचर शुड हैव द पेशेंस ऑफ जॉब, हज़रत याकूब का पेशेंस होता है, एंड द विजडम ऑफ सोलोमन एंड द करेज ऑफ डेविड। तो आपका एक उस्ताद के अंदर करेज नहीं है ना, यकीन करें कि एक उस्ताद को एक बहादुर भी होना चाहिए। लेकिन आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फ़र्क जब आप नहीं कर सकते,
तो यू आर अ वेरी वीक पर्सन। वो वीक पर्सन को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल जी। हम आपसे मजीद बातें करेंगे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन टाइम होगा एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। दोबारा अपनी बातों का सिलसिले का आगाज वहीं से करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हम चलते हैं हवीरस के पास और उनसे जानते हैं कि अब उन्होंने जिस तरह टीचिंग का आगाज किया हवीरस आपने, तो उसमें आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपके सामने आ रही हैं? जब आप पढ़े थे तब क्या मसाइल का सामना था, और अब आप क्या देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी मुश्किलात का जो है सामना है या फेस करनी उनको पड़ रही है? जब मैं भी मतलब रिसेंटली ही, इतना ज़्यादा तो उस तरह से नहीं है कि पुरानी मेरी तालीम है, लेकिन ये पुरानी हाँ, नहीं है। तो उसमें ये है कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है। अब क्या है कि इतना एवोल्यूशन हो चुका है कि आपके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बच्चों के पास नॉलेज नहीं है। अगर आप उन्हें नॉलेज देने की कोशिश करते हैं तो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू लर्न दैट। वो कहते हैं बस इन्फॉर्मेशन है, उधर से कॉपी पेस्ट करेंगे और असाइनमेंट हो जाएगी और प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन पहले हमारे ये होता था कि टीचर्स उसको इस तरह से Struggle करनी पड़ती थी। डिस्करेज करते थे। वो कहते थे बुक्स में से रिसर्च करके आएँ, कुछ करें, ताकि जब तक आप कुछ बनाएंगे कोई एक असाइनमेंट पीस या कुछ भी, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। तो ये चीज़ है। दूसरा, बच्चों में टॉलरेंस नहीं है। हमें याद है मतलब मुझे याद है, हमें याद है, मुझे याद है कि वो ये होता था कि टीचर जो बात कर रहे हैं उसको हम सुन के उसके ऊपर उसको सेकंड थॉट ज़रूर देते थे, सोचते थे अच्छा उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उस चीज़ को लेके चलना है। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो 10 मिनट बाद भूल जाते हैं वो बात कि क्या चीज़ है। और आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं, वो कहते हैं हमें भी पता है, आप ये बता रहे हैं ना, जो मैं तरीका बताऊंगा, वो जो मैं कंसेप्ट आपको दूंगा वो ज्यादा इजी है ज़्यादा टीचर। ईजी है। क्योंकि अक्सर अगर मेरे भी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, टीचर ने मुश्किल तरीके से समझाया, जो मैंने देखा था वो ज्यादा इजी ज़्यादा है। ईजी। उनको ये चीजें या तो ये सोशल मीडिया से वो पिक कर लेते हैं, वहां से देखते हैं। अच्छा, पहले टीचर्स को पता चल जाता था ये कॉपी पेस्ट है या हमने कहीं से नकल करके इसको लिखा। आजकल टीचर्स को भी नहीं पता चलता। असल में उसकी वजह यह है कि किसी के पास टाइम ही नहीं रह गया। आप देखें, आपके अपने पास एज एन इंडिविजुअल अपने आप को टाइम देने के लिए टाइम नहीं होता। आप बैठे हैं तो हर वक्त यही होगा, हर बंदा मोबाइल उठा के बैठा है। ऐसा ही है। अगर आप चाय पी रहे हैं, मोबाइल, आपने कुछ खाना है, पहले आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी वीडियो देखनी है, देखते फिर हुए खाने फिर का। हमने खाना। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो उसमें क्या है कि इतना स्पेस ही नहीं रह गया, मेंटल स्पेस ही, कि हम कुछ खुद से एब्जॉर्ब करें, किताबें पढ़ें। और असल में मसला क्या है, पहले किताबें पढ़ी जाती थी, हाँ। अब क्या है, किताबें नहीं पढ़ी अच्छा, जाती। एक और क्वेश्चन मैं आपसे मजे का पूछती हूँ कि आजकल ये रट्टा लगाने पे क्यों जोर है? वो बस जो एक हमारे नंबर्स की गेम शुरू हो गई है उसकी, अच्छा उसका ना हमें रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस उस लेवल से, उस स्कोप पे नहीं बनाए जा रहे, उस तेज़ी से नहीं बनाए जा रहे जिस तेज़ी से हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। पहले 80s तक 70s तक क्या थे, कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ थी और उसमें बहुत कम बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते थे। अभी भी बेशक कम जाते हैं, लेकिन उन कम के लिए भी वहाँ पे स्लॉट्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि उन्हें एडमिशन मिल सके। तो उस वजह से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मार्क्स लेके आने, और क्वालिटी नॉलेज नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो बस रट्टा लगाए जा रहे हैं। और इवेंचुअली आप देखेंगे कि जब वो प्रोडक्ट्स आती हैं मार्केट में तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जो बुक्स का नॉलेज है दैट इज़ अनदर थिंग। हाँ, और बिल्कुल। वो बुक्स के नॉलेज ने आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक इस तरह से फॉर्म करना है कि आप जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं तो आपको बताओ कि बैक एंड पे ये हाँ। कॉन्सेप्ट है और आपने उसको करना अपनी किस अप्रोच के साथ। ठीक हो गया। तो इसलिए वो रट्टा जो है ना वो हमें फेल कर रहा है। हाँ। इवन तो आप ये देख लें कि रिसर्च नहीं हो रही। हमारे हमसाया मुल्क जो है वो चांद तक पहुंच चुका है और हम जो है अभी हम उनकी रिसर्च की हुई के ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या एआई के थ्रू असाइनमेंट्स बना बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा मैम, ये जो बच्चों से स्टडी के अलावा रोजमर्रा भी उनके मसाइल के ऊपर आप क्या समझती हैं, कोई टॉपिक्स होने चाहिए क्लासेस में, हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए
चाहिए कि भाई आप पढ़ तो लिया आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, बच्चे भी अपना 100% देने की कोशिश करें, लेकिन कुछ सिचुएशन चाहे वो घर की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल की हो, तो हमें क्या क्लास में एक ऐसा टॉपिक करना चाहिए, एक ऐसा पीरियड करना चाहिए जिसमें हम पूछें, या कोई ऐसी आप अगर आपका फ्री पीरियड हो, आप किसी बच्चे को बुला लें, रोज एक बच्चे को भी या 2 बच्चों को भी बुला के आप उनका कोई मसाइल पूछेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा मेरे से शेयर करो, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, और ये मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है आपने कि एक इंसान जो है वो कम्बिनेशन होता है कि क्या उसका सोशल बैकग्राउंड है, क्या उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, क्या उसका जो है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो एक शख्स जो नज़र आता है बाहर को, एक बॉडी नज़र आती है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ है, समंदर दिल दरिया बिल्कुल समंदर ऐसे और ही। डूंगे कौन दिलारे जाने। तो असल बात यह है कि आप एक अच्छा उस्ताद, जो एक अच्छा प्रॉप करने वाला इंसान होना चाहिए। उसके जब आप सच्चे होते हैं तो आप लोगों के चेहरों से भी पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो आपने जो बात की ना कि अलग से आप बैठा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है इस तरह का टाइम हमारे पास नहीं होता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं, लेकिन इन द क्लासरूम मैं जब सुबह जाती हूँ, जैसे अक्सर ही फर्स्ट पीरियड मेरा है, तो मैं तलावत कुरान पाक से उसका आगाज़ करवाती हूँ। ठीक है, अब वो बच्चों को पता है कि अब कुरान पढ़ा जा रहा है तो सारे साइलेंट हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकली भी उनको डील करने का एक तरीका है, और अल्लाह का जिक्र से भी जब आप शुरू करेंगे तो बरकत भी होगी। दूसरा ये कि मैं 5 से 7 मिनट डेली स्टूडेंट्स को उनकी जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें मैं कोई ना कोई एडवाइस करती हूँ, और कोई ना कोई कॉल सुनाती हूँ, और कोई ना कोई अपनी एग्जांपल सुनाती हूँ। तो बच्चे जो है ना वो थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन्हें खुद ही पता चलता है कि मैडम ये प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही है, तो इसका मतलब मैडम के साथ प्रॉब्लम डिस्कस किया जा सकता है। आई गिव देम द करेज टू स्पीक विद मी। ठीक है, वो फिर जिसके साथ प्रॉब्लम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टूडेंट्स सुबह से शाम तक बहुत से स्टूडेंट अपने ज़ाती मसाइल के लिए आते हैं। मैं उन्हें गाइड भी करती हूँ, उन्हें बताती हूँ, उनकी हौसला अफजाई करती हूँ, उनको कोई वे आउट बताती हूँ। वो फिर एक अटैचमेंट जो थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि फिर आप उस बंदे की वजह से आपकी महरूमियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और आप फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। यू रिटर्न टू लाइफ अगेन। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मेरा ख्याल में ये हर उस्ताद को ये चाहिए कि वो क्लासरूम में बच्चों की मॉरल जो हैज़र्ड्स हैं उसको थोड़ा हमें डिम करने के लिए हमें उस्तादों को आगे आना चाहिए। हम तो मेमार हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर अगर कंस्ट्रक्टर ही कहेंगे जी जो मर्जी हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं बेसिकली शौक से इस शोबे के अंदर आई हूँ, इसलिए मैं इस शोबे को वो एंजॉय करती हूँ जो उसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो ऐड होगी। देखिए ना कि टीचर्स जो हैं वो ग्रूमिंग करते हैं। अब वो वही बात जो मैम ने कि स्पेस देती हैं, और उसके बाद इतनी स्पेस है तो बच्चा अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस के करना अलावा है। ये उनको एक एतमाद भी दिया इन्होंने कि आप मुझसे कर सकते हो। बहुत सारी अगर हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, जिसमें अगर बच्चियां कर भी लेती हैं, किसी को सीक्रेट अपना बता भी देती हैं, तो बहुत दफ़ा उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है टीचर्स को बताने के बाद। बिल्कुल कह रही है। एक बच्ची मुझे पिछले दिनों में मिली, तो मैंने उन्हें कहा कि आप बोला करें, क्लास में बोला करें। वो कहती है मैडम यू आर द फर्स्ट टीचर की जो इतना हौसला अफजाई कर रही है, क्योंकि डिफरेंट अदारों से वो पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि अब आप मेरे पास आ गई हैं, अब आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि मैं इंसान की जो सिंपथेटिक और सिंपथी और कंपैशन को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि देखिए दिस इज द टाइम यू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इट मैटर्स हाउ मेनी हार्ट्स यू विन, नॉट दैट हाउ मच वेल्थ यू एक्यूमुलेट एंड हाउ रिच यू आर। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। तो अगर मैं यही आपकी अचीवमेंट जी ये मेरे अचीवमेंट है, मैं इसी को समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारी जिंदगी इसी को फॉलो किया, और मैं जब लोगों के देखती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, क्योंकि मैं उसकी मखलूक से मोहब्बत करती हूँ। देखें ना कि अब जैसे आपने उसमें बात की कि रट्टा की तरफ चले गए हैं सारे बच्चे, क्रैमिंग किए जा रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो उसमें क्या है कि एक दौड़ लग गई है नंबरों की, उसकी वजह से बच्चे आप देखें कि एंट्री टेस्ट में बेचारों की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत टफ हो गया, और बच्चे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। अब क्या कि मेंटल जो हेल्थ है वो इतनी डिटोरिएट कर चुकी है हमारे सोसाइटी में कि हम बच्चों को चाहे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो बस मशीनों की तरह भगाए जा रहे हैं नंबर्स के पीछे। हमारे जहन में ये भी तो है ना कि अगर मेडिकल में जाना है, फैमिली ने बोल दिया है तो मेडिकल में जाना है। अब मेडिकल का मेरिट इतना हाई हो चुका है कि जहाँ पहले 80 वाली लाइन में भी लोगों को चांस मिल जाता था, अब वहाँ पे 92, 93 इतना उन्होंने मार्जिन रख दिया कि बिल्कुल नहीं मार्जिन उन्होंने रखा कि बच्चा जो है
कहीं तो यहाँ थोड़ी पे- बहुत गुंजाइश जी, उसके लिए निकलती यहाँ हो। पे टीचर्स, जैसे अब मैम एक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं माइंड ग्रूम करने के लिए, और बाकी सब टीचर्स करते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरह से ग्रूम करें कि उन्हें बताएं कि मेंटल हेल्थ और एक्चुअली इंडिविजुअली वो बच्चे जो हैं वो मैटर करते हैं, उनकी उसकी बात, आपकी उनकी बात लाइफ्स में मैटर काट रही हूँ, करती हैं। सॉरी, कि ये जो बड़े होते हैं ना घर में हैं या उस्ताद हाँ, हैं, बिल्कुल। इनको चाहिए कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को अपने साथ अटैच करें। अब अटैचमेंट मैं बहुत अपने जरूरी घर है। में फॉर एग्जांपल मैं छोटे बच्चों को भी हमेशा इन्वॉल्व रखती हूँ अपने साथ। अक्सर मैं उन्हें कहती हूँ मुझे पानी पिलाएं, मैं मेरी जायनमाज बिछाएं, इसलिए नहीं कि मैं खुद नहीं बिछा रही, ताकि उन्हें आदत पड़े आदत कि पड़े, इनका हाँ। काम हमने करना है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सवाब भी है और फिर अटैचमेंट भी, इस बहाने वो आपके पास आते हैं। यू शुड फाइंड एंड इनोवेट द वेज हाउ टू ब्रिंग द चिल्ड्रन क्लोजर टू यू। अगर आप ये नहीं करते तो गैप विल बी वाइडनिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा और ही। इस टाइम इनडायरेक्टली तो आप जैसे दे रही हैं उन्हें कि अगर जाए नमाज बिछानी है तो यू आर टेलिंग देम कि अगर कोई मसला है तो यू नो दैट वेयर यू हैव टू गो, हाँ, बिल्कुल किस ऐसा ही ज़ात से आपने अपना बिल्कुल मसला ऐसे ही। डिस्कस लेकिन करना है। आजकल पेरेंट्स और बच्चों में भी बहुत गैप आ गया है, ठीक जिसमें है। बहुत सारे ना बच्चे जो है टेंशन का, मसाइल का शिकार है, वो अपनी बातें जो है खुल के अपने पेरेंट्स से बे- नहीं कर बिल्कुल सकते, नहीं करते, और बिल्कुल उसका नहीं फायदा करते। कोई दूसरा उठा जाता ये है। बड़ी खूबसूरत बात Exactly. आपने उसका की है, फायदा कोई दूसरा क्योंकि बंदा। एक जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में कोई ना कोई फिट इन हो हाँ, जाता है। बिल्कुल। Exactly. तो आपको वैक्यूम ही क्रिएट नहीं करना कि जिससे कि मसाइल बच्चे के पैदा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, आप खवातीन की इस टाइम क्या पैथेटिक सिचुएशन है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में आप देखें, एक तरफ एजुकेटेड खवातीन है, एक तरफ जो है वो अनएजुकेटेड खवातीन है। एजुकेटेड की भी पैथेटिक है, क्योंकि डिफरेंट अदारों के अंदर खवातीन को हमेशा पीछे बैक बेंचेस पे रखने की कोशिश की जाती है। और चलें जी, ये तो हम तो एजुकेटेड, हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, हम इसको फेस करते हैं, हम रिटेलिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग हाँ, दिया है बिल्कुल। इंसान को सोचने का। अगर आप जानवर और इंसान में यही तो फ़र्क है कि वो हक और बातिल में फ़र्क करता है। ऐसे ही। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो इंसान ही नहीं है। अब अगर हम देहातों में देखें तो वो तो हालात बड़े ही बुरे हैं। आप खुसूसन जनूबी पंजाब जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसके भी डिफरेंट जो सबर्ब्स हैं, हाँ, आप बिल्कुल उनके अंदर ऐसे ही जाके देखें, खवातीन की हालत बड़ी ख़राब बहुत है। ज़्यादा। मतलब वो बेचारी इतना सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, किचन का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं और खाने बनाती हैं, मेहमानों को डील करती हैं, बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, इन लॉस, सो मच, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरबर्डन है। जबकि इस्लाम ने नहीं कहा कि औरत जो है उसको इतना आप ओवरबर्डन करें, उसका दिल करे काम करे, दिल करे नहीं काम करे। लेकिन आपने उसे एक मशीन बना दिया है, आपने उसे एक बैल, कोलू का बैल बना दिया है। औरत एक नाजुक चीज़ है, आप उसको समझें, समझने की कोशिश करें। आपके घर में रौनक वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में रंग, उसी से तो रंग है, उसी से तो रानाई है ज़िंदगी की। ख़वातीन से ही आप उन्हें ही, अपनी रानाई को ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं। मुझे इस वक्त में कोटेशन याद आ रही है, बड़ी अच्छी कोटेशन है, वो है तो इंग्लिश में, मैं उसे ट्रांसलेट भी साथ साथ करती हूँ कि आई एम द सेम whom you buried under the load of custom। मैं वही हूँ ना जिसको आपने रस्म और रवायत के नीचे दबाया हुआ है। I am she from whose lap you took flowers। मेरी ही गोदी से तुमने फूल लिए ना, मर्दों को कह रहे हैं। And return thorns and embers। आपने उसके बदले मुझे क्या दिया? कांटे दिए, चुभने वाली चीज़ें दी, तकलीफ़ें दी हैं। You did not know that light never fears darkness। जहाँ छोटी सी भी रोशनी होती है वो आपकी तारीकी को ख़त्म कर देती है। ठीक है, वो औरत कहती है कि मैं लाइट हूँ, मेरी वजह से तारीकी ख़त्म होती है। You did not know that fragrance can never be arrested। So the woman is a fragrance। You try to arrest that fragrance, you won't be successful in doing so। So आप इस खुशबू को लुत्फानंदोज़ हो एक औरत के वजूद से, क्योंकि औरत में जो अल्लाह ने पाकीज़ की और वो जो सॉफ्टवेयर्स रखी है, उसी की वजह से सिस्टम में बैलेंस है। अगर ख़वातीन को निकाल दें, मर्दों की सोसाइटी में चले जाएं, सारे लड़ाई झगड़े। ये तो आपने वो वाली टॉपिक किया है कि इसके ऊपर एक पूरा हमारा शो हो सकता है। ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि इसमें हमें मर्द हजरात को समझाना पड़ेगा। ये जो कोटेशन है, ये एक कोटेशन काफी हमारे पूरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा वीरस, मैं आपसे पूछूंगी कि टीचर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
एक्सपीरियंस टीचर और आप अभी स्टार्टिंग टीचर है, आपके भी हम थॉट्स जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए टीचर के अच्छा, अंदर? पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले जैसे मैम ने खुशबू की बात की तो मुझे परवीन शाकिर साहिबा याद आ गई। खुशबू जो उनका एक कलाम है, और वो उन्होंने भी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर किस तरह से सारे मर्द शायर हजरात थे और उनमें किस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया। तो मेरे ख्याल में कि जो एक पॉजिटिव फेमिनिज्म है वो हमारी सोसाइटी में इस टाइम बहुत ज़रूरी है, और औरत को अब विक्टिमाइज़ करना छोड़ देना चाहिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो है पॉजिटिव फेमिनिज्म का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, आई कैन नॉट जस्ट हाँ, कीप ठीक माई हो, सेल्फ ठीक हो। अवे फ्रॉम दैट। तो बाकी बात ये है कि देखें, एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ आता है और वो आप हर इंसान सीख रहा है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो ग्रोथ रुक गई है, पर्सनल ग्रोथ। तो अब जस्ट लाइक इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस प्रोफेशन, वो बात ये है कि टीचर के अंदर सबसे पहले तो पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो हाउ कैन यू बी मोटिवेटिंग समवन एल्स टू अचीव द गोल्स। आपकी अपनी लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ आपकी शख्सियत में प्रोपेलिंग बिल्कुल ऐसे क्वालिटी ही है, होनी ऐसे चाहिए। ही है, कि ऐसे आप ही। अगर मूव कर रहे हैं तो आपके साथ एक पूरा काफिला बन के हाँ, चले बिल्कुल, आप। बिल्कुल। ये ना हो कि आप काफिले को धक्का दिए जा रहे हैं और खुद आप पीछे बैठे हैं, तो मतलब हाउ इज ऐसा इट, नहीं इंजन होगा। हमेशा आगे लगा होता जब आप किसी को धक्के देते हैं आगे पीछे से दाएं बाएं से, तो आपकी अपनी स्पीड भी जो है वो डिस्टॉर्ट होती है। डिस्टॉर्ट हो Exactly. जाती है और कहीं ना कहीं वो धक्का आपको लग भी जाता लग गया, है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा कि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी इस तरह से बढ़ानी है कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो और एक दूसरे को साथ लेके देखें। एक विन विन का एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है हमारे इधर, क्या चलता है, विन लूज, आप जीतें दूसरा हारेगा तो आप जीतें। हालांकि पूरी दुनिया इस चीज़ को ऑप्ट कर चुकी है विन विन, उसमें ये लेकिन आप ये मुझे जीतेंगे लगता तो है पाकिस्तान में ये कोटेशन पुट करने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद हम अपनी लाइफ में देख भी ना सके कि भाई नहीं, अगर आप- हम जहाँ चले आप- गए हैं वहां पे कोई दूसरा ना भाई आ नहीं नहीं, जाए। आप होपलेस ना है, होप इज ऑलवेज हाँ, शुड बी बिल्कुल, देयर। होप पे अभी तक देखिए, हम हर रात के जिंदा बाद है। एक सवेरा हाँ, होता है, बिल्कुल। तो फिर होप को खत्म नहीं करेंगे। मेरी जाती जो फिलॉसफी है वो होप पे बेस करती है। मैं कभी जिंदगी में होप को खत्म नहीं किया। मैं बदतरीन हालात में भी कहती हूँ कि देयर विल बी सम बिल्कुल ऐसा ही है, डॉन, बिल्कुल कि ऐसा ही। जो हमारी जो है वो सारी तरीकी को खत्म और करेगी। ये हमारी एक होप ही है जो आज आप यहाँ पर और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, exactly, और exactly. इस बात पे मैं कहूँगा कि हमें खबर है कि हम हैं चिराग शब आखिर, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन जो है वो आखिरी एक इंशाल्लाह। चिराग के तौर पे काम करेगी और उसके बाद हमारी पाकिस्तान भी और हमारी कौम जो है वो एक उजाला ही देखेगी और एक उस पे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑनरशिप के साथ चलें। क्योंकि मैं जो चीज़ देखता हूँ वो ये था कि हमारे से पहले वाली जनरेशन में कहीं कहीं कुछ चीज़ें थीं जो बहुत कम लोग कर रहे थे लेकिन सब नहीं कर रहे थे। अब जितनी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है तो मेरे ख्याल में हम सबको ही चाहिए, हाँ, बिल्कुल। जो जो अर्ली 20s में हैं या जो उससे आगे हैं, तो उन सबको चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आने वाले टीन एजर्स को इस तरह से ग्रूम करें कि वो आगे बढ़ें। इवन तो वो बच्चे सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये बात वो वही बात है कि ये गुड और बैड टीचर्स होते हैं, बिल्कुल दे आर ऐसे नॉट गुड और बैड स्टूडेंट्स। हमेशा टीचर लेकिन अगर आप किस अपना तरह से अपना समझा अपनी सकते हैं। आप ड्यूटी देखें, अगर आप हमें भी 100% है। देंगे ना, आप गुड जी। टीचर बनेंगे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी मैं करेगा, तो आपको मुझे लगता है यहाँ बैड पर टीचर होगा ही यहाँ पर कोई। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ कि उस्ताद, जैसे ये कहते हैं गुड और बैड वाली, यहीं से मेरे जहन में सवाल आया कि उस्ताद को तो वैसे बैड होना नहीं चाहिए, बट द मैटर इज दैट हाउ ही हैज और शी हैज एंटर्ड इन द जॉब। क्या वो मेरिट पे आया? हाँ, बिल्कुल। अगर वो ये मेरिट बहुत पे आया मैटर करता है, है। मेरिट पे आया है तो कभी लेग पुलिंग किसी की नहीं करेगा, वो सबको स्पेस देगा। स्पेस देगा। और जो नहीं स्पेस दे रहा तो आप देखें देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द Wrong, बॉटम। बिल्कुल। और मैं हमेशा एज अ टीचर, मेरा कभी भी इतना माशाल्लाह मेरा 20+ एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को हो गया है, तो आप देखें मैंने कभी मेरे दिल में रिग्रेट नहीं है कि मैं किसी स्टूडेंट की दिल आज़ारी की हो या किसी का हक खाया हो या किसी को मतलब सही तरीके से समझ ना सका हो या किसी को मुझसे गिला शिकवा हो। तो मुझे एक शेर याद आया है कि हमारा काम तो सैराब करते जाना है, उस्ताद का काम बिल्कुल ऐसे ही। कि खबर नहीं कि ये बरगोबार किसका है। वी डोंट नो हु एग्जैक्टली द पीपल आर सिटिंग, फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे बिलोंग टू, बट because it is my duty, and my duty is not to the my boss, but my duty is for Allah. Allah will ask me one day कि तुमने ये क्या किया था। हर शख्स एक रेवड़ चला रहा है बिल्कुल, और उस रेवड़ की एक एक बकरी के बारे में साफ। बिल्कुल ऐसे ही। ये वही बात है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर,
मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि आप अगर रहबर हैं, हाँ, टीचर हाँ, रहबर है, रहबर तो है। उसने किस तरह से उसको अब वे टीचर दिखाना को राजा नहीं ना होना हाँ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही Exactly, वो वाला मसला। प्रोग्राम खत्म हो इससे पहले एक अहम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगी कि टीचर्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, उसके बाद मेन चीज आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, जी। उसका क्या रोल है हाँ, और ये कितना जो रोल है वो प्ले करती ये है? बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन आपने पूछा है बिल्कुल। कि किसी भी अदारे के अंदर जो रूह रवां होती है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। एक पर्सन कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो जैसा है वो सारा निज़ाम उसी की तरह चलना उसी की शुरू हो तरह, जाता बिल्कुल है। ऐसा ही। अगर वो काबल है तो सारा काबल हो जाएगा, अगर वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखता है तो सारे खुश होंगे, अगर वो डिक्टेटरशिप वाला रोल रखता है तो सारे ना खुश होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर सारे ना खुश हैं तो क्या आप कामयाबी से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज आपने उनसे काम करवाना है। जब तक आप उनको उनसे खुश, वो आपसे खुश नहीं होंगे, आप उनके दिल जीतें, आप उनके मसाइल को समझें। देखें, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो गोल्डन चांस होता है, एक आपके एक बंदे का मसला है, आप उसको हल कर दें, आप उसका दिल जीत लेंगे, आपके पास पावर है। पावर है। हाँ। और आप उस पावर को, अब मैं कहती होती ये कुर्सी आपको जन्नत की तरफ भी लेके जा सकते हैं, दोनों, जहन्नम की तरफ जहन्नम की भी। तरफ। ये कुर्सी आपको अल्लाह ने दी है, देखना है कि इस पे बैठ के खल्के खुदा के काम किया या अपनी तिजोरियां बिल्कुल, भरनी भर है ली या है, हाँ। अपना बैंक बैलेंस बनाना ऐसे ही, है या अपनी लालच की वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं, लालची लोगों से। और जो बंदा सेल्फ लेस होता है उसकी हमेशा इज्जत होती है। होती है, तो बिल्कुल वो ऐसे उसको पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ एडमिनिस्ट्रेटर को चलना चाहिए। उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को मूव करने की, लोगों को अपनी तरफ बुलाने की, उसको अपडेटेड होना चाहिए, उसको जो है शेयरिंग करनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, उसको सिंपैथेटिक होना चाहिए। और उसको जो है वो ये नहीं है कि ये बंदा ऐसे काम नहीं किया तो नहीं किया तो अब इसको मैं कहूँ कि इसको मैं डांटूं। देखिए, किसी भी इंसान की पर्सनल वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कभी एब्सेंट हो सकता है, कभी काम नहीं भी कर सकता। आप उन्हें बुलाएं, पूछें। जाहिर बात है वो ड्यूटी पे अगर उसने जॉब वो हाँ। करा, ये नहीं कि उसका मसाइल होगा ही हाँ, नहीं कभी ये भी। है कि एडमिनिस्ट्रेटर को वेल अवेयर होना चाहिए कि Well ये aware। चीजें हो के वो पूछे उनसे कि क्या मसले में क्या मसला अगर वो था। एक्स, मैंने पहले भी बात की, अगर वो एक्स कहता तो एक्स ही करे। और सबसे बड़ी खसूसियत जो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को पहले काम करके खुद दिखाना चाहिए। अगर वो काम करके दिखाएगा तो सारे जो उसके अंडर वो सारे काम हाँ, करके बिल्कुल, ऐसा ही तो है। डेफिनेटली आपको गेट द पीपल लर्न बाय डूइंग योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन दे विल फॉलो यू सूट। ठीक हो गया। हमीर, आप थिएटर के हवाले से या स्टडी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे? देखें, दो तरह की एजुकेशन होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है। तो जितनी फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। अब आप देखें कि हम किताबें पढ़ लेते हैं, उनसे अगर हम 60% तक एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो वो जो 40% है उसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन ने आपको अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस में बैठना है। और जब आप कुछ चीज़ें होती देख रहे होते हैं, उनकी कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। अब तो खैर थिएटर बहुत कम हो चुका है, जो सीरियस और अच्छा थिएटर है। मुझे याद है कि मैंने किया था एक लाहौर से अमृतसर, उसमें हमने मंटो की कलेक्टिव स्टोरीज़ की थी, जिसमें पागल खाने का दिखाया गया था बेसिकली कि हिंदू पागल उस तरफ गए थे और मुसलमान पागल इस तरफ। तो उनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी थी कि वो किस तरह से वो उससे गुजरे और वो सारा कुछ जैसे आम इंसान जो नॉर्मल है वो जिस तरह से गुजरे, तो उसी तरह से वो लोग जो स्पेशली एबल्ड थे या कुछ भी उनके साथ मेंटल इश्यूज़ थे वो किस उससे गुजरे। अब वो दिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने वो चीज़ डिपिक्ट करनी थी, इसका मतलब ये था कि इमोशंस, फीलिंग्स हर इंसान की हैं। अब वो एक हम सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, इमोशन, फीलिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आपके साथ, उसकी प्रोफेशनल जो भी कमिटमेंट्स हैं उसके अलावा उसकी क्या चल रही है, उनको भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। तो अब उसके सामने मेरे ख्याल में कि इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए, आर्टिस्टिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका। हमने सिर्फ बच्चों को टेक्नोलॉजी और नंबर्स के पीछे नहीं लगाना। हमें ज़रूरत है कि बच्चों को उनके अंदर का आर्टिस्ट नाम आए, उनको वो करते रहना चाहिए। और क्योंकि आई स्टिल बिलीव दैट कि मेरे पे भी फैमिली प्रेशर्स बहुत थे, लेकिन माई मॉम जिनके बगैर आई एम जस्ट लाइक इनकम्प्लीट। अगर मैं पूरा दिन उनसे, मैं हर 2 घंटे बाद उनसे बात ना करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बाद में कहा शी इज़ अ लाइट सोर्स। आपने बड़ा अच्छा किया है कि मैं मैसेज जब स्टूडेंट को देती हूँ, हदीस में है कि दिन का एक हिस्सा थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठा करो, क्योंकि वो बैठने का टाइम आपका जन्नत का टाइम, जन्नत वाला टाइम कंसीडर होगा और उसमें आपको बहुत अजर मिलता है। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को? जी, बच्चों को मैं मैसेज ये दूंगी कि बच्चों सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ें आप, बल्कि आप जो है वो इसलिए पढ़ें कि आप हमारा एसेट हैं और इस एसेट को हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडअप करनी है क्वालिटीज़, और इस
को करके हमने कौम को ये अमानत वापस करनी है, ताकि ये फील्ड में जाएं तो एक अच्छे इंसान बन के साबित हों। और बच्चों को मैं ये भी मैसेज दूंगी, प्लीज़ रटाइज़म को ख़त्म करें, बुक को पढ़ें। बिल्कुल। बुक का पढ़ना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। एक दूसरे की हेल्प करें, कंपैशनेट हों, डेली गिना करें कि आपने कितने लोगों की हेल्प की है, कितने लोगों के साथ आपने गलत बुरा रवैया किया अख्तियार किया है। तो आप एक दूसरे के साथ जो है ना कोऑपरेशन के साथ चलें और कंबाइन स्टडी करें और चीज़ों को इवॉल्व करें, और जीपी के लिए ना पढ़ें बल्कि इसलिए पढ़ें कि आप एक अच्छा इंसान भी बनना है। और वो अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज़ मैं आपको बताई ये साथ साथ लेके चलें और कभी भी जो है वो किसी को हर्ट ना करें। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स को जो मैसेज की बात थी वो उसमें ये होगा कि आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो बच्चों को सिर्फ इस चीज़ तक ना रखें, वो इस मैम वाली बात ग्रेड्स तक, वो उनको टीवी भी दिखाएं लेकिन अच्छे प्रोग्राम्स दिखाएं, अपने साथ बैठ के दिखाएं, उनसे डिस्कस करें और उन्हें ह्यूमिलिटी सिखाएं कि किस तरह से हम्बल होके चलना है। और क्योंकि आई जस्ट गॉट दिस थिंग फ्रॉम माई मॉम एंड डैड, तो मामा ने जितना उस तरह से किया कि वो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो वो गैर महसूस अंदाज में हमें बताती थी, तो वो बाद में जब हम प्रैक्टिकल में वैसे कर जाते थे तो इंसान को एहसास समझ होता आ है। जाती तो है, बच्चों को बिल्कुल अपने साथ अटैच करें बिल्कुल। और उनके अंदर का आर्टिस्ट न मारें, उन्हें मुताले की तरफ, किताबों की तरफ लेके आएँ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप शो में आए, आपने हमें टाइम दिया। मैम का तो मेरा ख्याल लेक्चर भी उन्होंने वहाँ पे जाना है। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। दोनों मेहमान बहुत एनर्जेटिक थे। आज का प्रोग्राम का वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।